शुभ प्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार के मैंने प्रश्न उत्तर आपको दिए थे और समझाए थे करने के लिए। आशा है आप लोगों ने कॉपी में बहुत सुंदर लिखावट में उसे पूरा किया होगा। आज हम अभ्यास कार्य जो आपकी पुस्तक में दिए हैं उसे करवाने जा रही हूँ। आपके पास पुस्तक नहीं है परंतु स्टडी मटेरियल में आप पुस्तक के ये पृष्ठों को पढ़ सकते हैं और आप इन्हें कॉपी में लिखकर कीजिएगा। पहला है हमारा, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर को पर चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। जब वर्णों को हम व्यवस्थित व क्रमिक रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, स्वर व्यंजन। ज्ञ, कक्ष, त्र, श्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये हिंदी वर्णमाला का मुख्य भाग में शामिल है। इसमें 4 निश्चित वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन में। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को कहते हैं। स्वरों के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्रा। अगला है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है जिसमें से एक जो शब्द है वो उसमें नहीं है, हमें उसको वहाँ पर लिख कर उसे पूर्ण करना है। डैश के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और किसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजनों के। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगर ये 2 समान व्यंजन ना हो तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। अगर ये 2 अलग अलग हो परंतु ये समान व्यंजन के बारे में बता रहा है तो ये क्या आएगा? द्वित्व व्यंजन। डैश, कौन से स्वरों में सबसे, मैंने आपको बताया कि स्वर 3 तरह के होते हैं और पहला स्वर जिसे हम ह्रस्व या ह्रस्व भी कहते हैं, इसमें इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो किस में सबसे कम समय लगता है? ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। अगला है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। यानी कि अनुनासिक जो ध्वनियाँ है अर्थात चंद्र बिंदु, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होती है। अगला भाग है, निम्न का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ कुछ यहाँ पे चिन्ह है और उसकी दूसरी ओर कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें मिलाना है। यहाँ पे अनुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक के और विसर्ग के चिन्ह दिए हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वह। उसके बाद ओ, ज और फा दिए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनि अर्थात विदेशी भाषा से आने वाली शब्दों में जो प्रयोग किए जाते हैं वो ध्वनियाँ। अगला एक चिन्ह दिया हुआ है जो कि अय का है, तो ये किसका है? अय की मात्रा। फिर श और रा, श और रा को मिलके क्या बनता है? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन श्रा जिसे हम कहते हैं। क और का, यानी कि देखिए यहाँ पे एक आधा का है और एक पूरा का है और इन दोनों को जोड़ किया गया है, मिलाया गया है। जब एक जैसे एक समान व्यंजन को एक आधा और एक पूरा हो उसे जब हम जोग करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वित्व की जो जो वर्तनी है वो गलत है। द्वित्व की वर्तनी देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये सही वर्तनी है, तो आप इसको किताब में पुस्तक में सही कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए और हमें सही और गलत का चिन्ह के द्वारा इसे बताना है। रा और ढ़ा ध्वनियों से शब्द शुरू नहीं होते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इन 2 शब्दों से, इन दोनों ध्वनियों से कोई शब्द की शुरुआत नहीं करते। ये दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर तो आ सकते हैं परंतु पहले स्थान पे किसी भी शब्द में नहीं आते, अर्थात ये सही है। स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है।
हमें व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, पर स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता कभी नहीं लेती, बल्कि किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात ये गलत है। शिरोरेखा के ऊपर लिखे जाने वाले रा को रेफ कहते हैं। आपको मैं बताया था कि जो रा को लिखने के दो मुख्य तरीके हैं, एक तो रेफ के द्वारा जो कि शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, और एक शिरोरेखा के नीचे पदेन के द्वारा, इस तरह। तो जो शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेफ, और जो नीचे लिखे जाते हैं उसे हम पदेन, अर्थात ये सही है। अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी अंक की जो बिंदी होती है, जो नुक्ता होता है, उसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, और चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और मुंह से करते हैं, अर्थात ये बिल्कुल सही है। दो समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अभी ही मैंने आपको बताया था, अगर व्यंजन समान है, दो व्यंजन, और उनका मेल हो रहा है, तो वो संयुक्त नहीं बल्कि द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ज्ञा, श्रा, ये सारे हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात ये गलत है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और इन शब्दों को संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन के अनुसार आपको विभाजित करना है। आपको मैं पहले बता दूं कि संयुक्त व्यंजन हमारे जो हिंदी भाषा में 4 है, ज्ञा, श्रा, कक्ष और त्र। तो इसमें जिन शब्दों में इनका प्रयोग है उसे आप इस श्रेणी में लाएंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्ताक्षर तो बहुत सारे हैं, यानी जिसमें एक आधा और एक पूरा होता है वर्ण, वो आप बाकी इस संयुक्ताक्षर की श्रेणी में लेके आएंगे। पहला हम देखते हैं शब्द विज्ञान। देखिए यहाँ पे ज्ञा ज्ञानी का प्रयोग है तो वो संयुक्त व्यंजन हो गया। यहाँ पे क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय में कक्ष का प्रयोग है तो यहाँ पे क्षेत्रीय आ गया। व्यंजन, देखिए व्यंजन में हमारे वो 4 संयुक्त व्यंजन नहीं है, उसका वो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा संयुक्ताक्षर में। श्रीमती, देखिए श्रा का प्रयोग है यहाँ पे, तो ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। भक्त, भक्त में क्योंकि किसी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है तो वो संयुक्ताक्षर हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा में ज्ञा ज्ञानी का प्रयोग है अर्थात संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, तो यहाँ आएगा संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। रक्षा, रक्षा भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। परिश्रम, परिश्रम भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। ध्वनि, ध्वनि देखिए इसमें हमारे किसी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं है, तो ये संयुक्त अक्षर हो जाएगा। उसके बाद शब्द, शब्द भी संयुक्त अक्षर हो जाएगा। प्यासा, ये भी संयुक्त अक्षर, इसमें प और य का प्रयोग है। शब्द में आधा ब और द का। शर्म, देखिए शर्म में र और मा का है, यानी रेफ का प्रयोग है, तो ये भी हमारा संयुक्त अक्षर हो जाएगा। तो आपने देखा कि संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन को किस तरह से हमने विभाजित किया है। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन का भेद समझ में आ जाए। अगला है दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको वर्ण विच्छेद करवाया था, जिसमें मैंने आपको शब्द दिया था और आपको उसके वर्णों को तोड़ के लिखना था, यानी वर्णों का विच्छेद करना था, वर्णों को अलग अलग करके लिखना था। परंतु परीक्षा में कभी कभार आपको इस तरह से भी दिया जाता है, आपको वर्ण संयोग भी करने के लिए आ सकता है। संयोग मतलब कि आपको उनको जोड़ना है। यहाँ पे वर्ण विच्छेद की तरह दिया हुआ है, आपको उसको जोड़ के शब्द बनाना है, यानी कि वर्ण विच्छेद के विपरीत आपको इस तरह से बनाना है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न में वर्ण विच्छेद दिया है और यहाँ पे वर्णों को मिला के लिखना है, जिसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आप अक्षरों को देखते जाइए, उसके अनुसार मात्रा लगाते जाइए। देखिए पहले में है त आ की कोई मात्रा नहीं होती तो हमने त लिख दिया। फिर है रा के बाद दीर्घ आ है तो इसमें मात्रा होती है खड़ी पाई, हमने रा के बाद खड़ी पाई लगाया। जा के बाद देखिए दीर्घ ऊ लिखा है, अर्थात जा के नीचे हम दीर्घ ऊ की मात्रा, और दीर्घ ऊ किस तरफ होता है, सीधे हाथ की तरफ। अगला अक्षर की तरफ जाते हैं तो ये क्या बन गया, तराजू। अगला है प आ, यानी प पे कोई मात्रा नहीं है। र ई, यानी र पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर्षा ई है तो आपकी मात्रा क्या जाएगी, हर्षा ई की मात्रा। उसके बाद है वा पे देखिए यहाँ पे डंडा है तो आप भी खड़ी पाई लगाएंगे। वा और रा आ, यानी रा पे कोई मात्रा नहीं, अर्थात परिवार। अगला
का पे कोई मात्रा नहीं, म ई यानी माँ पे दीर्घ ई, जा पे कोई मात्रा नहीं, कमीज। तो ये क्या बना शब्द कमीज। फिर बा, जा, र यानी बा पे खड़ी पाई, जा पे खड़ी पाई और रा बिना किसी मात्रा के अर्थात बाजार। उसके बाद चा पे हर्षई ची। फिर देखिए यहाँ पे टा के बाद आ नहीं दिया है। अगर टा के बाद आ नहीं दिया है अर्थात टा जो है पूर्ण व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे टा के नीचे हम हलंत लगा देंगे। फिर है ठा के बाद दीर्घ ई है, तो इस पे ठा पे दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा, चिट्ठी। अगला देखिए घड़ी को वर्ण विच्छेद किया है, आ, फिर यहाँ पे रहा के पास, क्योंकि रहा पे बड़ी दीर्घ ई है तो यहाँ भी दीर्घ ई आ गया, घड़ी। गुड़िया को गा पे ऊ की मात्रा है तो ऊ लिख दिया। फिड़ा के यहाँ पे देखिए हर्षई है तो हर्षई लिख दिया। या है, या के बाद खड़ी पाई है अर्थात दीर्घ आ की मात्रा है तो आ लिख दिया है। फिर चीनी, चा पे दीर्घ ई है तो चा के बाद दीर्घ ई लिख दिया। नाक के बाद दीर्घ ई है तो ना के बाद दीर्घ ई लिख दिया, चीनी। अगला है पहिया, पा। अब क्योंकि पा पे कोई मात्रा नहीं है तो पा के साथ सिर्फ आ आएगा। फिर हा पे हर्षा ई है तो हा के बाद हर्षा ई। या पे दीर्घ आ, पहिया। रोचक, रा, इस पे हर्षा ओ, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे हर्षा ओ लिख देंगे। चा पे कोई मात्रा नहीं है, का पे भी कोई मात्रा नहीं है अर्थात इनके साथ हम आ लगा देंगे। परंतु बाकी जहाँ भी व्यंजन आप लिखेंगे उसमें हलंत अवश्य लगाइएगा। ये हुआ वर्ण विच्छेद। अगला है आपको कुछ संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन दिए जिनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप भेद कर पाएंगे कि द्वित व्यंजन और आपके संयुक्त अक्षर में अंतर। देखिए यहाँ पे आधा सा और वाह है यानी स्वा से तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्वर और स्वस्थ। फिर है त, महत्व और द्वित्व। और भी कई अक्षर हैं, आप चाहे तो कोई और भी शब्द बना सकते हैं यहाँ पे। त, भक्त और शक्ति। तो देखिए यहाँ पे मैंने भक्त और शक्ति बनाया, आप इसके अलावा और भी शब्द बना सकते हैं। ल, अब देखिए ये द्वित व्यंजन है, यहाँ पे दो समान व्यंजनों का प्रयोग किया गया, दिल्ली, बिल्ली। अगला है त, ये भी द्वित व्यंजन है, पत्ता, उत्तर। च, यहाँ पे भी देखिए समान व्यंजनों का प्रयोग है अर्थात ये भी द्वित व्यंजन है, कच्चा, सच्चा। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा अभ्यास कार्य जो है वो समाप्त होता है। अगला जो वीडियो है वो अगले पार्ट से मैं शुरू करवाऊँगी। तब तक आप इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह पुनः अभ्यास करेंगे, दोहराएंगे। अगर कोई भी परेशानी हो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी परेशानियों को लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो को आप ज़रूर देख पाए। और जो मैं काम आपको दे रही हूँ वो रोज़ाना आप करते रहिए। अगर प्रत्येक दिन करेंगे तो आप पर बोझ कम होता जाएगा, और अगर आप रोज़ पुनःअभ्यास भी करेंगे तो ये और भी अच्छा है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।